everyone, welcome to another session of your Economics Express series। जो सीरीज का पर्पस रहने वाला है वो सभी स्टूडेंट्स जो किसी भी इकोनॉमिक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अगर पर्टिकुलरली आप प्रिपेयर कर रहे हैं CUD PG 2027 के लिए, तो आपके लिए हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल बनाना, इजी बनाना एंड आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करना एंड वो भी विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 10 मिनट्स। और आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, रहने वाला है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUD PG अड्डा 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के केस के बारे में। बट बिफोर वी बिगिन द टॉपिक ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, हमें बिल्कुल फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए चलना है और हम सबसे पहले ये समझने से शुरुआत करते हैं कि ये एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको आसान और सिंपल भाषा में समझाती हूँ। मान लो कि कोई एक पार्टी है, मैं कह रही हूं इस पार्टी की या तो इसने कोई कंजम्पशन एक्टिविटी परफॉर्म करी या फिर इसने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करी। ठीक है, अब इस पार्टी की कंजम्पशन या प्रोडक्शन की वजह से बाकी लोग, जिन्हें हम यहाँ पे थर्ड पार्टी कहते हैं, या ये भी मैं कह सकती हूँ कि जो इस एक्टिविटी में, इसकी एक्टिविटी में, चाहे वो कंजम्पशन की एक्टिविटी थी चाहे प्रोडक्शन की एक्टिविटी थी, इसकी एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो उन्हें हम यहाँ पे थर्ड पार्टी कह रहे हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी है, उन्हें इसकी एक्टिविटी की वजह से या तो कोई फायदा मिले या फिर उन्हें कुछ नुकसान हो, यानी कि उन्हें कॉस्ट को बेयर करना पड़े। इसी पूरी सिचुएशन को, इसी पूरे केस को हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। बात सिंपल सी है, आई होप सबको क्लियर होगी। अब देखो, एक्सटर्नैलिटीज को ही दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से दो टाइप है? एक है हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज सिंपल है, एक पार्टी की कंजम्पशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से कुछ पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि बाकियों को बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, एक पार्टी की कंजम्पशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से बाकी लोगों के साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, मतलब उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्हें कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, उसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब हमारा फोकस आज कहाँ पे रहने वाला है? हमारा फोकस आज रहने वाला है हमारे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के केस पे, तो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अब देखो, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को हमने दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर दिया, एक है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी और एक है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। अब देखो, इतना तो आप लोग यहाँ पे नाम से भी समझ जाओगे। क्या समझ जाओगे? आपको ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, इसका मतलब क्या है? किसी एक पार्टी की कंजम्पशन एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर कुछ पॉजिटिव हुआ, यानी कि बाकियों को बेनिफिट मिला, तो दैट इज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। और पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, किसी एक पार्टी की प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से बाकियों को अगर कुछ बेनिफिट मिला, तो दैट इज योर पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, अभी हम हमारे आज के सेशन में बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के बारे में, बिकॉज यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब देखो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। मतलब मैंने आपको अभी पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का समझाया कि किसी एक पार्टी की कंजम्पशन एक्टिविटी की वजह से बाकी लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है, मतलब उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। एग्जाम्पल इसके एजुकेशन एंड वैक्सीनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वैक्सीनेटेड, तो इससे मुझे तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ ही साथ जो मेरे आसपास लोग हैं उनको भी यहाँ पे डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सिमिलरली एजुकेशन, अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो मुझे तो बेनिफिट मिल रहा है जॉब की टर्म में, इनकम की टर्म में, बट साथ ही साथ सोसाइटी में भी इसका बेनिफिट क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों ही एग्जांपल है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के। अब ध्यान से सुनेंगे, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी को अगर हमें समझना है, इसके ग्राफ को समझना है, इसका इंप्लीकेशन समझना है, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातों को समझना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास, जब हम पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के केस को समझेंगे तो हमारे पास डिमांड कर्व होगा और सप्लाई कर्व होगा, सप्लाई कर्व होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के केस में हमारा फोकस किस चीज पे है कि कंजम्पशन एक्टिविटी की वजह से कुछ बेनिफिट हुआ। तो बच्चे, जब हमारा फोकस कंजम्पशन पे है तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो दो निकल कर आएंगे, एक हमारा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व होगा और एक हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व होगा। वहीं हमारे पास सप्लाई कर्व एक ही होगा, वही हमारा मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व भी बनेगा और वही हमारा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व भी बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कहा डिमांड कर्व यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग होंगे, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व होगा और एक
डिमांड कर्व हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट को डिनोट करेगा। अब मैम इन दोनों में अंतर क्या है वही हमें समझना है। तो हम कहते हैं कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के मिलने से बन रहा है। मतलब इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तब मुझे मार्जिनल सोशल बेनिफिट मिलता है। इट मीन्स पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के केस में देयर इज अ डाइवर्जेंस और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, दोनों सेम नहीं होते। और वो डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? ये मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। मार्जिनल सोशल बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि कंजम्पशन एक्टिविटी की वजह से पूरी सोसाइटी को जो बेनिफिट मिल रहा है वो किसके बराबर है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि उस एक्टिविटी की वजह से उस इंडिविजुअल को जो बेनिफिट मिला प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, मतलब उस इंडिविजुअल के अलावा बाकी जो सोसाइटी में लोग हैं उन्हें जो बेनिफिट मिला दैट इज मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। तो इंडिविजुअल के बेनिफिट और अदर्स को जो बेनिफिट मिल रहा है उसको मिला के हमें यहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट पता चलता है। ठीक है, और याद रखेंगे पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज के केस में मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट इन दोनों के मिलने से बना है और यहाँ पे पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के केस में बाकियों को भी तो फायदा हो रहा है, इसीलिए सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से बड़ा होगा। ओके, इतनी बात समझ ली। अब हम जो चीजें समझ चुके हैं उसी को यहाँ पे ग्राफ पे इंप्लीमेंट करते हैं और यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है हमारा एक डिमांड कर्व। लेट्स से ये हमारा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व है। ओके, ये मेरा एक डिमांड कर्व है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक डिमांड कर्व है और ये डिमांड कर्व हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट शो कर रहा है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि एक और डिमांड कर्व होगा हमारा, और ये जो डिमांड कर्व होगा ये हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट को शो करेगा। डिमांड कर्व एक और है हमारे पास जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट को शो कर रहा है। अब ध्यान से देखेंगे क्योंकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा है इसीलिए इसका कर्व भी यहाँ पर हायर है। दूसरी तरफ हमारे पास जो सप्लाई कर्व है वो एक ही है, ये है हमारा सप्लाई कर्व। ओके, ये है हमारा सप्लाई कर्व, यही मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व भी बन रहा है और यही हमारा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व भी बन रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, मार्केट में हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? मार्केट इक्विलिब्रियम हमें वहां मिलेगा जहां मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट बराबर होंगे। तो कहाँ पे ये बराबर है? इस पॉइंट पे बराबर है। कहाँ पे बराबर है हमारे पास? इस पॉइंट पे बराबर है। मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हमारे लिए किस पॉइंट पे बराबर है? इस पॉइंट पे बराबर है जहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इतनी निकल कर आ रही है और इक्विलिब्रियम प्राइस इतनी निकल कर आ रही है। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल को अपने लेवल ऑफ कंजम्पशन को डिसाइड करना है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो ये देखेगा कि कहाँ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के बराबर है। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारा सोशली ऑप्टिमल नहीं है। यहाँ पे हमें भले ही मार्केट इक्विलिब्रियम मिल रहा है लेकिन ये सोशली ऑप्टिमल नहीं है। हमें सोशली ऑप्टिमल कहाँ मिलेगा? सोशली ऑप्टिमल हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा? जहां मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर होंगे। अब ऐसा कहाँ पे हो रहा है? देखो, सप्लाई कर्व तो एक ही है लेकिन हमारा जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट डिनोट कर रहा है कर्व वो ये है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये होना चाहिए लेवल ऑफ कंजम्पशन जहां पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट और यहाँ पर हमारी मार्जिनल सोशल कॉस्ट बराबर निकल कर आ रही है। इट मींस मार्केट इक्विलिब्रियम के अनुसार कंजम्पशन लेवल इतना होना चाहिए, क्वांटिटी इतनी है, जबकि सोशली ऑप्टिमल क्या है? ये है। तो यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम निकल कर आती है अंडर कंजम्पशन की। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पर है तो जब एक इंडिविजुअल को डिसाइड करना है कि उसका कंजम्पशन कितना होना चाहिए वो इतना कंजम्पशन करेगा। लेकिन जब उसने डिसाइड करा कि उसका लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या होना चाहिए तो उसने इग्नोर कर दिया मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट को कि उसकी एक्टिविटी से बाकियों को भी फायदा होता है। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपनी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट को देखा। इस वजह से यहाँ पे अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के केस में हमारे पास क्या प्रॉब्लम निकल कर आती है? मार्केट इक्विलिब्रियम यहां पर आया लेकिन सोशली ऑप्टिमल यहां पर था। इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारी मार्केट में वो हमारी सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी से कम है। अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आ रही है। अब इस अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास हम सोशली ऑप्टिमल पॉइंट पर नहीं है, मार्केट फेलियर हो जाता है और मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए, अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि
पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का केस था, यहाँ पर अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम निकल कर आई। अब जब अंडर कंजम्पशन हुआ तो मार्केट में इनएफिशिएंसी अराइज हुई, इनएफिशिएंसी अराइज हुई तो मार्केट में फेलियर हो गया, मार्केट फेलियर हो गया तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर करा इंटरवीन, और जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंटरवीन करा तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, गवर्नमेंट बच्चे यहाँ पे प्रोवाइड करेगी करेक्टिव सब्सिडी, गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी करेक्टिव सब्सिडी। अब मैम ये सब्सिडी कितनी दी जाएगी, प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट हुई थी, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट की वजह से ना, कि एक इंडिविजुअल ने उसे अकाउंट में ही नहीं लिया, इसकी वजह से जो क्वांटिटी थी वो सोशली ऑप्टिमल से कम निकल कर आ रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्टिव सब्सिडी दी जाएगी सरकार के द्वारा, दैट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होता है, हमारी मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के बीच का डिफरेंस। दिस वन सरकार ने इसको किसी तरीके से मेजर करा, वैसे अदरवाइज इसको मेजर कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसको मेजर करा और सरकार ने कहा कि मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर ही सब्सिडी दो। अब देखो अगर इस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर ही सब्सिडी दी जाती है तो जो कंज्यूमर है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसके लिए प्राइस इतनी हो गई, जबकि एक्चुअल में प्राइस अभी भी इतनी ही है, एक्चुअल में जो प्राइस है वो अभी भी इतनी ही है, लेकिन सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से इसके लिए यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हो गई। और जब प्राइस रिड्यूस हो चुकी है तो देखो यहाँ पर अब हम लोग हमारे सोशली ऑप्टिमल लेवल पर आ चुके हैं और अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। और ये जो अमाउंट है ये सब्सिडी के तौर पर कहां से आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और इस तरीके से पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, जहां पर हमारे पास अंडर कंजम्पशन का इशू था, प्रॉब्लम थी, उसमें सब्सिडी प्रोवाइड की गई सरकार के द्वारा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट के बराबर, और इस अंडर कंजम्पशन की प्रॉब्लम को दूर करवाया गया। और यही था बच्चे आपके पास आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज का केस एंड एक्सप्लेनेशन। आई होप हर एक चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसे आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये जो मैं आपके सेशंस ले रही हूँ 10-10 मिनट्स वाले, इन सबकी पीडीएफ आपको मैं यहीं पर ही प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बैच में एनरोल करना चाहता है, सीयूडी पीजी 2027 की पूरी प्रिपरेशन करना चाहता है मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप के अंडर, तो आप यहाँ पे जाके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज चाणक्य अल्टीमेट बैच। अब देखो इसके साथ साथ आपके पास महापाठ का भी ऑप्शन है, तो आप 2027 की प्रिपरेशन के लिए चूज कर सकते हो कि आपको बैच चाणक्य अल्टीमेट लेना है या फिर महापाठ में एनरोल करना है। बैच में एनरोल करने से पहले आप लोगों के डाउट्स भी होते हैं, तो मैम वो किससे जाके पूछें, अगर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ तो डाउट भी आप मुझे से पूछोगे, तो यहाँ पर आप मेरी मेल आईडी पे अपने जो भी डाउट्स हैं बैच में एनरोल करने रिलेटेड आप शेयर कर सकते हो। और बैच में एनरोल करते टाइम यू कैन अप्लाई दिस कोड PY19 टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप ये एक केस आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या समझेंगे, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी के केस को। तब तक थैंक यू सो मच, रिविजन कर लेना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।